हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फैजल एकेडमी पे। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट का ये 11th का क्लास है इंग्लिश का, जिनमें हम पोएम्स एक्सप्लेन करेंगे और पोएम से पहले उनका क्या है इंट्रोडक्शन है पोएट का, वो भी देखेंगे। तो पहला क्लास है हमारा, इसलिए ध्यान से देखें। जो हमारा पोएम है उनका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर मतलब ऐसा जगह है जहां पे हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वो भय मुक्त हो या बिना किसी डर का हो। फियर मतलब क्या हो जाता है? डर। विदाउट, बिना। और माइंड का मतलब तो जानते ही होंगे, दिमाग होता है या मन भी होता है। और इसे लिखा है किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आप लोगों को यह हमेशा कंफ्यूजन होता होगा शायद कि रविंद्रनाथ टैगोर है या रविंद्रनाथ ठाकुर है। तो ओरिजिनली तो पहले इनका नाम रविंद्रनाथ बनर्जी था, बनर्जी फैमिली से थे, लेकिन बाद में इनका नाम हो गया रविंद्रनाथ ठाकुर। लेकिन अंग्रेजों को ठाकुर बोलने में प्रॉब्लम होता था, तो इसीलिए इनका नाम अंग्रेज लोग पहले टैगोर बोले। और रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से ही इनको ढेर सारा ख्याति मिलने लगा, प्रसिद्धि मिलने लगा। तो इन्होंने भी अपना नाम बाद में रविंद्रनाथ टैगोर कर लिया। और अभी रविंद्रनाथ टैगोर का फैमिली का एक इंसान सैफ अली खान का रिलेटिव है। अगर आपको पता है कौन है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 टू 1941। अगर इस तरह का डेट किसी के नाम के बाद रहे तो ये समझिए कि ये उनका जन्म का साल है और ये उनके मृत्यु का साल है। तो 1861 में जन्म हुआ और 1941 में मृत्यु हुआ। द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट मतलब होता है प्राप्तकर्ता या जिसको कुछ मिले। रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। नोबेल प्राइज जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो किस चीज का पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। और किस लिए? लिटरेचर में, साहित्य के लिए। और कब? 1913। was one of the greatest lyric poets of the world। ग्रेटेस्ट मतलब होता है महानतम, जो सबसे महान है। लिरिक मतलब होता है ऐसा कविता जिसको गाया जा सके, जो एक सुर में हो, धुन में हो। पोएट्स मतलब तो हो जाता है कवि ऑफ द वर्ल्ड। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो एक नोबेल पुरस्कार के प्राप्त करता थे, वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट थे। ही वॉज ऑल्सो अ नोटेड ड्रामाटिस्ट। नोटेड मतलब होता है जिनको नोट किया जा सके या जो महत्वपूर्ण हो। तो ही वॉज ऑल्सो अ नोटेड ड्रामाटिस्ट। ड्रामाटिस्ट होता है क्या? जो ड्रामा लिखे, जैसे शेक्सपियर। नोवेलिस्ट जैसे जो नोवेल लिखे। नोवेल क्या होता है? कहानी होता है जिसमें राइटर मतलब पात्र का डायरेक्ट डायलॉग नहीं देता है, बस एक लंबा सा कहानी लिखता है, अप्रोक्स 50 पेज से प्लस। शॉर्ट स्टोरी राइटर जो लघु कथा होते हैं। फिलोसफर का मतलब हो जाता है दार्शनिक, जीवन क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, इनके बातों में जो बात करे, जैसे अरस्तु वगैरह। वो लोग जो है क्या थे? फिलोसफर थे। और ह्यूमनिस्ट मानवतावादी मतलब मानव के बारे में बातें करना या उनके कल्याण के लिए चीजें करना। नेशन बिल्डर, नेशन मतलब हो जाता है राष्ट्र, बिल्डर मतलब होता है क्या? बनाने वाला। तो नेशन बिल्डर राष्ट्र का निर्माता। एंड फाउंडर, फाउंडर मतलब संस्थापक ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। और किस चीज के वो फाउंडर थे? एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। और कहा उन्होंने स्थापना किया? शांति निकेतन में। ये जो मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आ जा रहा है या इसको या इसका आपको पीडीएफ चाहिए? ये चीज आप कमेंट में जरूर बताएं। ही रोट प्राइमरली इन बांग्ला। प्राइमरली का मतलब होता है मुख्यतः, खास तौर से। तो उन्होंने जो अपना लेख लिखा
वो पहले या मूल रूप में किसमें लिखा, बांग्ला में। क्योंकि बंगाल के थे तो कोई भी इंसान अपने मातृ भाषा में ही लिखता है। बट रेंडर्ड, रेंडर्ड का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को परिवर्तित करना या बदलना। यहाँ पे सेंस इसका है ट्रांसलेशन करना। A large number of his own works into English। ये जो वर्क्स है ना, तो कभी भी वर्क में एस नहीं लगता है, लेकिन जब वर्क में एस लगे तो ये समझिए कोई काम नहीं है। जैसे पढ़ाई, खेलना, कूदना, इसमें वर्क्स नहीं आएगा। इस वर्क्स का मतलब है कि किसी के द्वारा लिखा गया किताब, कविता, कहानी, कुछ भी इनटू इंग्लिश। तो उन्होंने क्या किया, मुख्य रूप से वो बांग्ला में लिखे, बंगाली थे, लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया, अपने बहुत सारा जो बांग्ला का काम था उनको इंग्लिश में, आप जो यू समझिए, ट्रांसलेट कर दिया। एंड इन द प्रोसेस, प्रोसेस मतलब क्या हो जाता है, प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया में मतलब बांग्ला से इंग्लिश करने के प्रक्रिया में रोट देम अ न्यू, लिखा कैसे, अ न्यू। तो न्यू वर्ड आप लोग जानते होंगे पहले से, न्यू का मतलब होता है नया, और न्यू का मतलब होता है कोई चीज जो पहले से मौजूद हो और उसमें परिवर्तन करके उसको नया रूप जो है दे देना। जैसे इन्होंने जो बांग्ला में लिखा वो तो लिखा इसने न्यू, अब इसको इन्होंने इंग्लिश में जो चेंज किया तो क्या होता है बहुत बार कि इंग्लिश से डायरेक्ट ट्रांसलेशन बांग्ला में नहीं होता है, बस भाव जो है वही रहते हैं, लेकिन अर्थ या जो है बहुत बार होता है क्या, भाव चेंज हो जाता है, अर्थ वही रहता है। तो और इसमें फिर हो गया क्या, और न्यू। तो जो बांग्ला में पहली बार लिखा वो हुआ न्यू, और उसी को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो वो हो गया क्या, और न्यू। सच वर्क्स इंक्लूड, और इस तरह के काम में क्या शामिल है, इंक्लूड मतलब होता है क्या, शामिल होना। गीतांजलि बहुत ही ज्यादा इनका फेमस वर्क है। द क्रिसेंट मून, ये इस तरह का जो चांद होता है ना, इसी को बोलते हैं क्रिसेंट मून। एंड द गार्डनर, गार्डनर मतलब क्या हो जाता है, माली, ठीक। हिज अदर इंपोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड गोरा, और उनका और भी महत्वपूर्ण काम या कृतियां कौन सब है, गोरा, द रेक। द रेक का मतलब क्या हो जाता है, टूटना फूटना, या कोई मान लीजिए अगर जहाज वहाज पानी में टूट गया, बह गया, तो उसको बोलेंगे रेक। तो इसका जो बांग्ला में था उनका नाम था नौका डूबी। जैसे नौका मतलब नौ, डूबी मतलब डूबना, तो बांग्ला में इस नोवेल का नाम था नौका डूबी। तो इन्होंने जब इंग्लिश में किया उनका ट्रांसलेट, तो वो हो गया द रेक। द पोस्ट ऑफिस, साधना, एंड द होम एंड द वर्ल्ड, और उनका और जो है कृति का नाम क्या है, द होम एंड द वर्ल्ड। तो अगर आपसे हो पाए तो आप एक काम करें, रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे आप पहले लिख ले, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर इस तरह से लिख ले आप, यहां से लेके यहां तक आप लिख ले। उसके बाद आप ऐसे करके एक तीर दे, और उसके बाद आप इनका जो महत्वपूर्ण वर्क है वो सब लिखे। तो इनका महत्वपूर्ण वर्क क्या है, पहला है गीतांजलि, द क्रिसेंट मून, द गार्डनर, गोरा, द रैक, द पोस्ट ऑफिस, साधना, द होम एंड द वर्ल्ड। तो ये वर्क लिख ले, और ये मत सोचे कि एग्जाम में ही ये क्वेश्चन आएगा, ये वर्क लिख ले, तब बाद में अगर कभी आपको देखना पड़े तो देख के आपको जो है चीजें याद में रहेगा। क्योंकि इंटर करना ही आपका गोल तो नहीं है ना, कि इंटर करके आप जो बैठ जाएंगे आपको नौकरी मिल जाएगा। आपको नौकरी के लिए बहुत हाथ पैर जो है मारना है। तो बेहतर है कि शुरू से थोड़ा अच्छे से तैयारी करें, कि बाद में जाके आपका 10 साल जो है वेस्ट ना हो। अब है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अब ये जो एक इनका कविता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, और लिरिक एक क्या है, गीत है, टेकन फ्रॉम, और किससे लिया गया है, गीतांजलि से, इज वन ऑफ हिज बेस्ट रिमेम्बर्ड पेट्रियोटिक पोएम्स। तो बेस्ट रिमेम्बर्ड, अब तक जो याद किया जाए तो उसमें से
वेयर द माइंड इज विदाउट फियर सबसे बेस्ट है। और पेट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति। तो उस समय में हमारा देश क्या था, गुलाम था। तो देशभक्ति का कविता लिखना भी अपने आप में बहुत बड़ा देशभक्ति था। इससे क्या होता है, लोग जागता है। पोयम्स, ठीक। इट इज अ प्रेयर टू गॉड। और इस कविता में क्या है, क्या है, इट इज अ प्रेयर टू गॉड टू अवेकन द कंट्री। और किस लिए, देश को जगाने के लिए, फ्रॉम डार्कनेस एंड स्लेवरी इनटू अ स्टेट ऑफ आइडल फ्रीडम। तो ये जो प्रार्थना है किस चीज के लिए है, कि हमारा देश जो है जाग जाए। देश से सेंस है, हमारा देश के जो नागरिक है वो जाग जाए। किससे, फ्रॉम डार्कनेस, डार्कनेस मतलब अंधेरा, एंड स्लेवरी मतलब गुलामी। तो अंधेरा और गुलामी से जाग के ये कहाँ पहुंच जाए हमारा देश, इनटू अ स्टेट ऑफ आइडल फ्रीडम, एक आदर्श स्वतंत्रता की ओर। जब हमारा देश गुलाम था तो बहुत सारी समस्याएं होती थी, यूं ही हम लोगों का शोषण किया जाता था, यूं ही मार दिया जाता था। बहुत बार बहुत सारे ऑफिसर मजे मजे के लिए भी मार देते थे, मतलब कोई दुश्मनी नहीं, कोई फायदा नहीं। जिस तरह से जानवरों का शिकार किया जाता है, एक राइफल लिया और गोली मार दिया, इस तरह का भी हालात थे हमारे देश में। द होल पोयम इज अ सिंगल कंप्लीट सेंटेंस। और ये जो सारा ही पोयम है, ये एक ही सेंटेंस में है। Whose principal clause is the last line is, और इसका जो मुख्य क्लॉज है वो क्या है, इसका लास्ट लाइन। वेयर द, ये प्रिंसिपल क्लॉज जो वर्ड है ना, ये ग्रामर के बेच में आप डिटेल में आप ये चीज देख लेना। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। और वैसे प्रिंसिपल का मतलब मुख्य होता है, और सेंटेंस का मतलब, ये क्लॉज का मतलब होता है सेंटेंस का एक बहुत बड़ा भाग। बस फिलहाल आप ये समझ लो। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो अब ये जो पोयम है वो क्या है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पे हमारा मन जो है वो डर से मुक्त हो, भय मुक्त हो, चिंता मुक्त हो। आप जो है नोटिस करना, जब आपके मन में एग्जाम का परेशानी हो, घबराहट हो, तो आपका स्टडी और खराब हो जाएगा। तो कोशिश करें कि डर निकाल दे, क्योंकि डरने से कुछ होगा नहीं। तो बेहतर है हिम्मत से सामना करें, या तो आर या पार होगा, लेकिन डर के 100% आपका नौका पार नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो अगर एग्जाम से 10 दिन भी पहले है, 5 दिन भी पहले, तो डरना नहीं है, लेकिन मेहनत करना है, बिना डर का मेहनत। तो श्री कृष्ण का भी जो निष्काम कर्म है ना, कि फल की चिंता मत करो, तो वही चीज है, लेकिन मेहनत है। Where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear, जहां पे मन क्या हो, हमारा मस्तिष्क क्या हो, डर से मुक्त हो, and head is held है, head मतलब सर, held मतलब स्थिर होना, कहाँ, ऊंचा। तो जहां हमें डर न हो, जाहिर सा बात है कि जब आपको डर नहीं होगा तो आपका सर ऐसे जो है तना होगा, सर खड़ा होगा। तो सर हमारा जो है कब झुकता है, डर से ही झुकता है ना। आदर से लोग कहता है झुकता है, लेकिन आदर से बहुत कम ही सर झुकता है, डर से ज्यादा सर झुकता है। तो पोयम का ये है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। मतलब ऐसा जगह हो जहां पे हमारा मन डर से मुक्त हो, और सर हमारा जो है तना हुआ खड़ा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पे नॉलेज क्या हो, वो फ्री हो। नॉलेज इज फ्री मतलब क्या, स्कूल जो हो, बेसिक एजुकेशन जो हो, वो सबको मिले। ये नहीं कि गरीब का बेटा को स्कूल में एबीसीडी भी ना सीखने दे, और कोई बहुत अमीर है तो उसको बहुत अच्छे से जो है सुविधा मिले। एजुकेशन सबका मूल अधिकार है। इसे खैर अब तो वैसे हो गया है, लेकिन उस टाइम नहीं था। तो आप ये मत समझना कि आजकल जो चीजें हो रहा है वो अचानक ही हो गया है, बहुत सारे प्रयास लंबे समय से चले आते हैं, इस वजह से चीजें मिलता है। तो वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे ज्ञान जो है वो मुक्त है। अब तो ज्ञान मुक्त है, आप यूट्यूब खोल लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का 10 टीचर आपको मिल जाएगा, जिससे आपको समझ में आए आप वो पढ़ सकते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Fragment मतलब होता है अलग अलग गुण, या अलग अलग रूप, या अलग अलग समझिए भाग या टुकड़ों में।
और नैरो मतलब होता है संकीर्ण, पतला। डोमेस्टिक, घरेलू। वॉल्स मतलब क्या होता है, दीवार। ब्रोकन अप इनटू मतलब टूटना टूटना टूटना। तो यहाँ पे सेंस क्या है हमारा, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो यहाँ पे जातिगत भेदभाव का भी बात हो रहा है। जो संसार है हमारा, वो ये नहीं है कि जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, क्षेत्र में बटा हुआ है, भाषा के रूप में बटा हुआ है। या यूं समझिए कि खाने के मामले में भी हमारा बहुत बार क्या होता है, समाज में एक अलगाव आ जाता है कि हम सब्जी नहीं खाते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, ये वो, कोई लाल साग खाता, कोई हरा साग खाता है। इस तरह से भी लोग बढ़ जा रहा है। तो वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। और ये सब क्या है, इसको नैरो डोमेस्टिक वॉल्स जो है क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो विभाजन है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी तर्क नहीं है। आप यूं ही किसी से हेट कर रहे हैं, आप यूं ही किसी से अलग हैं। मान लीजिए आपका कोई 10 कट्ठा जमीन ले लिया, तो अगर लड़ाई हो रहा है तो उसका भी उचित समझ में आता है। लेकिन यूं ही लड़ रहे हैं कि वो जो है गोरा है तो उससे लड़ लेना है, काला है तो लड़ लेना है। तो ये सब क्या है, संकीर्ण एक दीवार है। और ये सब इंसान के प्रगति को रोकता भी है, पीछे भी करता है। तो इस तरह का लोग अगर कोई हो, तो आप उनके लाइन में नोटिस करना, उनका करियर उतना अच्छा नहीं हो पाता है। वो पैसे और के भी जो है मामले में वो फिसड्डी हो जाता है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वर्ड्स मतलब शब्द, हम जो बोलते हैं, ठीक। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम, कम आउट मतलब निकलना, कहा, डेप्थ ऑफ ट्रूथ। डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई, और ट्रूथ मतलब सच्चाई। तो जहां जो बात आए, कोई बात आए, वो सच के गहराई में से आए, मतलब वो बात इतना सच हो कि उसमें कोई भी डाउट नहीं रहे। जैसे आजकल क्या है, बहुत सारा फेक न्यूज का प्रचलन है। मतलब कोई भी न्यूज आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, तो वो 99% श्योर है कि वो न्यूज फेक ही रहता है, कुछ ही न्यूज जो है वो जेन्युइन होता है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां पे जो हमारे शब्द हैं, जो हमारी बातें हैं, जो फैक्ट है, वो सच निकले, सच्चाई के गड्ढे से निकले। Where tireless striving stretches its arm towards perfection। तो पानी पी लो। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। Where tireless striving stretches its arms towards perfection। पहले हल्का वर्ड लिख लीजिए, देख ले आप। टूवर्ड्स मतलब होता है किसी के और, तो किसके और, परफेक्शन के और। परफेक्शन मतलब होता है पूर्णता, जो मतलब बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक। और टायरलेस, टायरलेस मतलब होता है कि हम थके ना, बिना थके। स्ट्राइव, स्ट्राइव ये आईएनजी है, बिफोर है। तो स्ट्राइव का मतलब होता है मेहनत, संघर्ष। तो कहाँ हो, जहां बिना थके मेहनत, मतलब हम लोग दिन रात एक करके मेहनत करें। स्ट्रेचेस मतलब क्या होता है, फैलाना या ऐसे बढ़ना। तो जहां पे बिना थके मेहनत किसके और हमको ले जाए, इट्स आर्म्स, अपने हाथ को किसके और ले जाए, टुवर्ड्स परफेक्शन। मतलब हम लोग इतना ज्यादा मेहनत करें कि हमारे देश में सब कुछ ठीक हो और बिल्कुल ही अच्छे से हर कुछ चले। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डिजीरी desert and of sand of dead habit। क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्रोत, धारा, जल प्रवाह, जो पानी का एक धारा होता है। क्लियर जो साफ साफ हो। ऑफ रीजन, रीजन का मतलब यहाँ पे कारण नहीं है। रीजन का दो मतलब होता है, तर्क भी होता है, इसीलिए रीजनिंग होता है, तार्किक ज्ञान है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, रीजनिंग। तो यहाँ पे जो रीजन है इसका मतलब है तर्क। तो वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां पे जो है तर्क का क्लियर स्रोत, मतलब जहां पे तर्क गंदा ना हो, दूषित ना हो,
तर्क का अर्थ का अनर्थ न निकले, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। लोस्ट मतलब गंवा देना, इट्स वे रास्ता भूल जाना। तो जहां पे हमारा स्पष्ट तर्क जो है रास्ता न भूल जाए, और कहा इनटू मतलब होता है किसी चीज में घुसना, तो कहा द डिडीरी, डिडीरी मतलब होता है वीरान सुनसान। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब क्या होता है रेगिस्तान मरुस्थल, जहाँ पे जो है राजस्थान वगैरह में खाली रेत रेत है। सैंड, सैंड मतलब क्या होता है बालू ऑफ डेड हैबिट्स, डेड हैबिट मरा हुआ आदत। तो इस लाइन का मतलब है कि जहां पे हमारा जो तर्क है वो पुराने नष्ट हो चुके या बकवास जो परंपरा है उसमें फंस के वो नष्ट ना हो जाए। जैसे बहुत सारे गांव में क्या होता है, कोई परंपरा होता है, वो 200 साल पहले उस परंपरा का होगा तो जरूरत होगा, उसका महत्व होगा, लेकिन अब उस परंपरा का नीड नहीं है, तो लोग फिर भी क्या करता है उससे निकल नहीं पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो हमारा पूर्वज है यही करता था तो हम भी यही करेंगे, ये नहीं कि अब वाकई उस चीज का जरूरत है या नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम जब अपना व्यवहार करें तो वो किस चीज पे करें, तर्क के आधार पे करें, ना कि इसके आधार पे कि ये ऐसा होता आया है या जो हमारा बुरा आदत है। जैसे मान लीजिए रूस शहर में जो है बहुत सारा लोग शराब पीता है और वहां पे पीने भी देता है क्योंकि वहां पे ठंडी है। अब वही आदमी किसी अगर जो गर्म देश में जाएगा तो वहां भी अगर उस हैबिट को वो जो है कैरी करेगा तो वो क्या होगा उसके लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। यहाँ पे जो दी वर्ड है ना, दी ये ओल्ड इंग्लिश है। इसका मतलब होता है तुम या आप, ठीक। तो ये तुम या आप जो है वो गॉड के लिए है, ठीक है। तो वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, लेड फॉरवर्ड, लेड मतलब नेतृत्व करना, फॉरवर्ड आगे। तो जहां पे जो माइंड है आपके द्वारा आगे की ओर नेतृत्व जो है करे। जैसे बहुत लोगों से आप जो सुनते होंगे कि मेरे दादा के पास 100 बीघा जमीन था, तो आप उनसे पूछेंगे कि आपके पास कितना भाई साहब, तो वो बोलेगा आजकल तो मतलब 1-2 कट्ठा बचा है। तो वो अपने पूर्वजों पे यूं ही अभिमान कर रहा है और वो अपने भविष्य के ओर या अपने आने वाले संतानों के ओर उनका ध्यान आगे की ओर नहीं जा रहा है। तो इसमें रविंद्रनाथ जी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, हमारा जो आप नेतृत्व करे वो आगे की ओर करे। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, एवर वाइडनिंग, वाइड का मतलब क्या होता है चौड़ा, वाइडनिंग मतलब चौड़ीकरण, एवर मतलब हमेशा के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि फैलता हुआ आगे बढ़ता हुआ, कि आप जो हमको नेतृत्व करे वो हमेशा आगे की ओर बढ़े। थाउट एंड एक्शन, और किस चीज में, थाउट और एक्शन में। थाउट मतलब होता है विचार, एक्शन मतलब होता है काम। तो ऐसा नहीं है कि खाली हम मन में सोचे कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, हमारा सभ्यता ये है, हमारी बुक में ये है, और हम कर कुछ भी नहीं रहे हैं, तो आपका बुक का सारा ज्ञान क्या है वो वेस्ट है। तो वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थाउट एंड एक्शन। जैसे हम लोग भारतीय लोग जो ये बोलेंगे कि हमारे बुक में लगभग हर कुछ है, लेकिन आविष्कार ज्यादा जो है कहाँ हो रहा है, वो वेस्ट में हुआ। तो क्यों, थाउट्स सिर्फ रहने से कुछ नहीं होता है, एक्शन भी होना जरूरी है। तो एक्शन और थाउट्स दोनों के ओर ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको आगे की ओर ले जाएं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, हेवन मतलब स्वर्ग, जन्नत। तो इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और कहा स्वतंत्रता के स्वर्ग में, जहां पे स्वतंत्रता है ना वहीं पे स्वर्ग हो सकता है। मैं फादर, और ये फादर वर्ड बहुत बार ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे फादर का मतलब पिता नहीं है, ईश्वर है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, मैं फादर लेट माई कंट्री अवेक, लेट मतलब होने देना, माई कंट्री मेरा देश, अवेक मेरे देश को जगने दो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, मैं फादर लेट माई कंट्री अवेक। तो ये कहानी, सॉरी ये कविता समझने में क्या आपको किसी भी प्रकार का समस्या भी आया है? उम्मीद तो नहीं आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में
अपना क्वेश्चन जरूर रखें और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताएं कि समझने में तो कोई परेशानी नहीं हुआ। तो इसी के साथ हमारा आज 11th का टेक्स्ट बुक का जो वीडियो है वो खत्म हुआ। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 11th का वीडियो कब होगा आपका, कि मंडे वेंसडे को आपको 11th का वीडियो मिलेगा और फ्राइडे सैटरडे को ग्रामर होगा। तो वो जो फ्राइडे और सैटरडे को ग्रामर होगा वो कंबाइंड 11 और 12 दोनों के लिए होगा, उसमें ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों ही होगा 10 बजे। और स्टूडेंट्स का डिमांड अगर बढ़ता है तो या तो टॉपिक खत्म होने के बाद या वैसे भी कभी लाइव क्लास ले लिया जाएगा। उम्मीद है आपको सब कुछ ठीक लगा होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।